रेडियो एक्टिविटी चैप्टर पढ़े, मुख्य जो भी बिंदुएं थी सबको पढ़ लिए, देख लिए। इस चैप्टर से संबंधित दो बातें और देखना है हम लोग को, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया और नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। तो सबसे पहले अभी देख लेते हैं नाभिकीय संलयन। जब दो पदार्थ, छोटे छोटे पदार्थ जुड़ करके एक बड़े पदार्थ का निर्माण होता है तो यह अभिक्रिया कहलाता है क्या? संलयन। संलयन अभिक्रिया कहलाता है। अभी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में नाभिक जुटेगा। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में नाभिक जुटेगा। दो हल्के नाभिक, देखिए परिभाषा, जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करता है तो उसे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहा जाता है। जिस अभिक्रिया के द्वारा दो हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करता है तो उसे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहा जाता है। अच्छा, इस अभिक्रिया के दौरान क्या होती है? बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, मतलब ऊर्जा निकलती है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के दौरान बहुत ही अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। अब इस नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को हम लोग जान गए कि क्या है, और इस अभिक्रिया के दौरान क्या चीज़ होती है? ऊर्जा का अवशोषण होता है कि ऊर्जा मुक्त होता है? ऊर्जा मुक्त होता है, मतलब बाहर निकलता है, ऊर्जा बाहर निकलता है। अब इससे संबंधित कुछ और बिंदु को देख लेते हैं। यह अभिक्रिया उच्च ताप और उच्च दाब पर होती है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया उच्च ताप व उच्च दाब पर होती है, और इस अभिक्रिया के दौरान जो ऊर्जा निकलती है, जो ऊर्जा मुक्त होती है, वह कौन सी ऊर्जा मुक्त होती है? ऊष्मा ऊर्जा। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के दौरान कौन सी ऊर्जा मुक्त होती है? ऊष्मा ऊर्जा मुक्त होती है। यह अभिक्रिया किस ताप पर होती है? उच्च ताप पर। किस ताप पर होती है? उच्च ताप व उच्च दाब पर होती है। आगे है, यह एक प्रकार की श्रृंखला अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण है कौन? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। यह चैन रूल, इसी को कहा जाता है चैन रूल। श्रृंखला अभिक्रिया को क्या कहा गया है? चैन रूल। मतलब यह किस प्रकार के रूल का फॉलो करता है? चैन रूल का। किस प्रकार का? चैन रूल का। कि कौन सी अभिक्रिया कहलाएगा? श्रृंखला अभिक्रिया। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। यह सूर्य व तारों की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। सूर्य व तारे की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। क्वेश्चन बनता है, किस अभिक्रिया के कारण सूर्य में ऊर्जा होती है या सूर्य से ऊष्मा उत्पन्न होती है? तो हम लोग कहेंगे क्या? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। सूर्य व तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है क्या? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। सूर्य में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जो होती है, जिसके कारण सूर्य से ऊर्जा यानी कि ऊष्मा निकलती है, उसमें ऊर्जा का स्रोत जो है वह स्रोत क्या है? हाइड्रोजन है। स्रोत क्या है? हाइड्रोजन है। वह उत्पाद क्या है? हीलियम है। सूर्य के अंदर जो ऊर्जा यानी कि ऊष्मा जो उत्पन्न होता है तो वह स्रोत क्या है? हाइड्रोजन, और उत्पाद क्या है? हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम के संयोज के कारण ही क्या होता है? अभिक्रिया के कारण ही यह अभिक्रिया क्या कहलाया? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहलाया। तो क्वेश्चन यहाँ से दो अलग अलग बन गया कि सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत है, उस स्रोत के रूप में पूछेगा तो क्या चीज? हाइड्रोजन, और उत्पाद के रूप में पूछेगा तो हीलियम। आगे देख लेते हैं हाइड्रोजन बम। अच्छा, यही नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, यह एक प्रकार का अनियंत्रित अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया जब होता है तो इसे कंट्रोल नहीं किया जाता है, अनियंत्रित है। अनियंत्रित मतलब जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। जब कोई अभिक्रिया होना शुरू हुआ और उस पर काबू नहीं पाया जाएगा तो वह कहलाएगा क्या? अनियंत्रित अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? अनियंत्रित अभिक्रिया। और अनियंत्रित अभिक्रिया के कारण ही एक प्रकार का बम का निर्माण होता है, जिसे कहा जाता है क्या? हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम का निर्माण किस अभिक्रिया के कारण? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के कारण, अनियंत्रित अभिक्रिया के कारण। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के कारण हाइड्रोजन बम का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन बहुत यह पूछा है कि किस अभिक्रिया के कारण या किस अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन बम का निर्माण होता है? नाभिकीय संलयन। अच्छा, नाभिकीय संलयन नियंत्रित अभिक्रिया है कि अनियंत्रित? अनियंत्रित अभिक्रिया है, और इसके कारण किसका निर्माण हुआ है? हाइड्रोजन बम का निर्माण हुआ है। अच्छा, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड टेलर ने किया। किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने किया। देखिए, हाइड्रोजन बम का निर्माण अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से होती है।
हाइड्रोजन बम का निर्माण किससे होती है? अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से होती है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार 1952 में कब हुआ था? 1952 में। किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने। किसने किया था? एडवर्ड टेलर। कहाँ के वैज्ञानिक थे? गलती, हंगरी के वैज्ञानिक थे। हंगरी के वैज्ञानिक थे। उन्होंने अमेरिका में जा करके इसका आविष्कार किया और अमेरिका में ही इसका परीक्षण भी किए। तो अमेरिका में क्वेश्चन बनेगा कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार कहाँ हुआ? अमेरिका में। किसने किया? एडवर्ड टेलर ने। एडवर्ड टेलर कहाँ के निवासी थे? हंगरी के। इन्होंने अमेरिका में आ करके इस बम का आविष्कार किए। अब हम लोग देख लिए क्या चीज? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से संबंधित कुछ मुख्य और बिंदुएं थी, उसको देख लिए। अब एक और टॉपिक पढ़ना है, क्या? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। उसको देखते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। अब नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में देखेंगे बउआ क्या होती है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। जस्ट नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के विपरीत। उसमें क्या होती है? दो गो नाभिक आपस में जुट करके एक बड़ा सा नाभिक का निर्माण करता है। जबकि नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? एक बड़ा नाभिक टूट करके अलग अलग दो अलग अलग नाभिकों में विभाजित होता है। कौन? नाभिकीय विखंडन। विखंडन, खंडन मतलब क्या चीज? टूटना। विखंडन होने का मतलब क्या चीज? टूटना, टूट करके अलग होना। तो देखिए, जब एक बड़ा नाभिक टूटकर दो हल्के नाभिक में विभाजित होता है तो उसे नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहा जाता है। जिस अभिक्रिया के दौरान एक बड़े नाभिक टूटकर दो छोटे छोटे नाभिकों में विभाजित होती है तो वह अभिक्रिया नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहलाता है। अब होगा, इस अभिक्रिया के दौरान भी अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। जैसे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के दौरान अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त हुई है, यहाँ भी नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के दौरान भी अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया नाभिकीय संलयन अभिक्रिया की तरह ही श्रृंखला अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्रृंखला अभिक्रिया। अब अंतर क्या है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया उच्च ताप व दाब पर निर्भर करता है, जबकि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया उच्च ताप और दाब पर निर्भर नहीं करता है। बउआरे रोको। हाँ, अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? एक प्रकार के श्रृंखला अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया के होने के लिए उच्च दाब और उच्च ताप की आवश्यकता नहीं होती है। यह उच्च ताप व दाब पर निर्भर नहीं है। कौन सी अभिक्रिया? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। और यह नियंत्रित अभिक्रिया है, अनियंत्रित अभिक्रिया भी है। नाभिकीय संलयन में क्या जाने कि वह अनियंत्रित है, जबकि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया अनियंत्रित और नियंत्रित दोनों है। इस अभिक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है और किया जाता भी है, और कभी कभी यह अनियंत्रित भी हो जाता है। जब नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया अनियंत्रित होती है तो इस यहाँ भी एक बम का निर्माण होता है। कौन सा? परमाणु बम। जैसे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में हम लोग देखें कि जब वह अभिक्रिया अनियंत्रित हो जाती है तो उससे हाइड्रोजन बम का निर्माण हुआ है, नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय विखंडन में देख रहे हैं कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया जब अनियंत्रित होती है तो यहाँ पर परमाणु बम का निर्माण होता है, जिसे एटम बम कहा जाता है ना। परमाणु का इंग्लिश क्या होता है? एटम। परमाणु बम, एटम बम, दोनों एक ही बात हुआ। कभी कभी लोग परमाणु बम को जानता है, एटम बम को नहीं जानता। हुआ परमाणु बम ही एटम बम है। तो अनियंत्रित अभिक्रिया, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के कारण ही परमाणु बम का निर्माण होता है। परमाणु बम का निर्माण किसके कारण होता है? अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के कारण। परमाणु बम जो है हाइड्रोजन बम से बहुत ही कमजोर है। हाइड्रोजन बम परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना अधिक शक्तिशाली है। हाइड्रोजन बम बहुत अधिक शक्तिशाली है। किससे? परमाणु बम से। अब परमाणु बम वो उसी का अपोजिट हो जाएगा कि परमाणु बम हाइड्रोजन बम का 1/1000, देखिए 1/1000 गुना कम शक्तिशाली है। मतलब परमाणु बम कम शक्तिशाली है और हाइड्रोजन बम अधिक शक्तिशाली है। लेकिन दोनों में घातक कौन है? परमाणु बम। परमाणु बम हाइड्रोजन बम से अधिक घातक है। हाइड्रोजन बम आवाज करता है, वह विस्फोट होता है। परमाणु बम विस्फोट नहीं होता है।
ये दूसरे तरह से घातक पहुंचाता है। यह एक प्रकार का वेव्स होता है, तरंग, जो वायुमंडल में फैल जाता है, गैसों में मिल जाता है और तब उसके बाद घात पहुंचाता है। यह आवाज़ नहीं है, विस्फोटक नहीं होता है, यह तरंग के रूप में फैलता है। और तरंग से जानते हैं यहाँ पे कि इससे दो प्रकार की विषैले वेव्स निकलता है। कौन कौन? गामा और एक्स। गामा किरण और एक्स किरण निकलता है, जो कि क्या होता है, बहुत ही अधिक घातक है, विषैला है। यह सजीवों के लिए, किसी भी प्रकार के जीव के लिए बहुत बड़ा घातक है। कौन कौन? गामा किरण और एक्स किरण। यह शरीर में सीधे छेद करके बाहर निकल जाता है। बताएं, गामा किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, एक्स किरण की वेदन क्षमता भी बहुत है। तो यह दोनों क्या करता है, सीधे शरीर में छेद करना शुरू कर देता है। कैंसर, जब गामा किरण पड़ता है तो क्या होगा, कैंसर होगा ना, छेद कर देता है शरीर को। तब परमाणु बम किस प्रकार का है? बम तरंग के रूप में। किस प्रकार से? तरंग का है, तरंग के प्रकार का है। परमाणु बम एक प्रकार का घातक तरंग है, इससे गामा तथा एक्स किरणें निकलती है। परमाणु बम का आविष्कार कब हुआ था? 1945 ईस्वी में। किस युद्ध के दौरान? द्वितीय विश्व युद्ध के। तो परमाणु बम का आविष्कार 1945 में अमेरिकी वैज्ञानिक कौन किया था? रॉबर्ट ओपेनहाइमर द्वारा किया गया था। इसका पहला सफल परीक्षण अमेरिका में परमाणु बम 1945 में बना। अब 45 में बना करके जैसे तैयार हुआ तो इसका परीक्षण भी कर लिया गया वहीं पे। कहिया परीक्षण हुआ था? 16 जुलाई 1945 ईस्वी को। देखो बुआ, जुलाई में परीक्षण करके टेस्ट भी कर लिया कि हमारा जो परमाणु बम बना हुआ सक्सेसफुल है कि नहीं है। परीक्षण भी कर लिया, इसमें सक्सेसफुल हो गया। जुलाई में परीक्षण किया, अगस्त में प्रयोग कर लिया। अमेरिका में कहाँ प्रयोग किया गया था? अमेरिका के अल्मोगार्डो की उत्तरी रेगिस्तान में अमेरिका में परीक्षण किया गया था। जगह का नाम है अल्मोगार्डो के उत्तरी रेगिस्तान में इसका परीक्षण किया गया। परमाणु बम बनाने में दो प्रकार के रेडियोधर्मी पदार्थ का प्रयोग होता है। कौन कौन? यूरेनियम और प्लूटोरियम। यूरेनियम के बहुत जो संभारिक है, ज़्यादा समस्थानिक में हम लोग देखें क्या चीज़, 92 ऊपर में है 238। यूरेनियम 92 238 का प्रयोग और प्लूटोरियम 94 239 का प्रयोग होता है परमाणु बम बनाने में। अब जब यहाँ से अब हम लोग देखते हैं कि परमाणु बम का प्रयोग पहली बार कौन किया? अमेरिका बनाया और अमेरिका प्रयोग भी किया। किसके ऊपर गिराया था? जापान के ऊपर। किसके ऊपर? जापान के ऊपर। जापान पर दो बार परमाणु बम गिराया, एक बार 6 अगस्त के और एक बार 9 अगस्त के। तो 6 अगस्त को जो परमाणु बम गिराया गया था वह कौन सा परमाणु बम था? यूरेनियम वाला। कौन सा परमाणु बम? यूरेनियम वाला। यूरेनियम 92 238 का जो परमाणु बम था वह गिराया गया था 6 अगस्त के, और 9 अगस्त को गिराया गया था प्लूटोरियम वाला। प्लूटोरियम 94 239 यह बम गिराया था कहिया? 9 अगस्त के। और दोनों कहाँ? जापान में ही। एक 6 अगस्त को और एक 9 अगस्त को। 6 अगस्त को गिराया था जापान के एक शहर था हिरोशिमा। कौन से शहर में? हिरोशिमा। हिरोशिमा में जो बम गिराया गया था कौन सा? यूरेनियम 92 238, जिसे नाम दिया गया था क्या चीज? लिटिल बॉय। क्या नाम दिया गया था? लिटिल बॉय। कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा पर। हिरोशिमा पर कौन सा बम गिराया गया था? लिटिल बॉय। किस चीज का बना हुआ था वो? यूरेनियम का। अच्छा, 9 अगस्त को गिराया गया था नागासाकी पर। जापान के कौन से शहर पर? नागासाकी पर। नागासाकी 9 अगस्त। नागासाकी और हिरोशिमा 6 अगस्त। भारत परमाणु बम का परीक्षण किया था कहिया? 18 मई 1974 ईस्वी को। कहिया किया था? 18 मई 1974 ईस्वी को। और कहाँ? रेगिस्तान में। कहाँ के रेगिस्तान में? राजस्थान के पोखरण में। राजस्थान के पोखरण में। भारत पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 18 मई 1974 को। कहाँ किया था? राजस्थान के पोखरण में। राजस्थान के पोखरण में किया था। तब परमाणु बम भी हम लोग जान गए। परमाणु बम का आविष्कार देख लिए। अब परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है वह भी देख लिए। कौन सी अभिक्रिया पढ़ लिया हम लोग अभी? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। इससे पहले क्या पढ़े? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से संबंधित जो भी मुख्य बातें था वह सब क्लियर हो गया। अब हम लोग अभी देखिए यहाँ पर बताया आपको कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया है जो कि नियंत्रित अभिक्रिया भी है और अनियंत्रित अभिक्रिया। जब नियंत्रित कर लिया जाएगा तो इससे बनेगा क्या चीज? नाभिकीय रिएक्टर।
क्या बनेगा? नाभिकीय रिएक्टर। और जब अनियंत्रित होगा तब बनेगा परमाणु बम। परमाणु बम कैसे बना है? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के अनियंत्रित होने से। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के अनियंत्रित होने से क्या बना? परमाणु बम बना। और जब नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रित कर लिया जाएगा तब क्या बनेगा? नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर में क्या होता है? विद्युत तैयार किया जाता है। क्या चीज़ तैयार किया जाता है? विद्युत। अच्छा, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि रेडियो कहते हैं, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को कैसे नियंत्रित किया जाता है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है, नियंत्रित करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नाभिकीय रिएक्टर को ही कहा जाता है क्या चीज़? परमाणु भट्ठी। तो नाभिकीय रिएक्टर क्या है? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रित करने की क्रिया ही क्या कहलाया? नाभिकीय रिएक्टर कहलाया। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रित करना ही नाभिकीय रिएक्टर यानी कि परमाणु भट्ठी कहलाता है। देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में अभिक्रिया की खोज कब हुई थी? 1942 में। कहाँ? अमेरिका में। किसने किया था? एनरिको फर्मी। किसके द्वारा किया गया? एनरिको फर्मी द्वारा। नाभिकीय भट्ठी का है, परमाणु भट्ठी का है, परमाणु संयंत्र का है, इसकी खोज किसके द्वारा? एनरिको फर्मी द्वारा। कहाँ किया गया? अमेरिका में। कब किया गया? 1942 ईस्वी। देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलकर उसे विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में नाभिकीय ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलकर और तब विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। भारत में कुछ परमाणु रिएक्टर संस्थान है। तारापुर परमाणु संयंत्र बहुत पूछा है, एग्जाम में बहुत पूछा है। तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? यहाँ पर क्या किया जाता है? विद्युत तैयार किया जाता है। यह सब क्या है? विद्युत तैयार करने वाला जगह है। तो तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ हो गया? महाराष्ट्र में। यह भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है। यह भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है। कौन? तारापुर। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। उसके बाद महाराष्ट्र में एक और है, ट्राम्बे परमाणु संयंत्र, या कहेगा ट्राम्बे परमाणु भट्ठी संयंत्र का या भट्ठी का है। यह कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। कैगा परमाणु संयंत्र कर्नाटक। कैगा परमाणु संयंत्र कर्नाटक। नरौरा परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश। काकरापारा कहाँ है? गुजरात में। काकरापारा परमाणु परीक्षण कहाँ है? गुजरात में। रावत भाटा परमाणु परीक्षण राजस्थान। कोटा परमाणु परीक्षण राजस्थान, परमाणु परीक्षण नहीं, परमाणु संयंत्र। कोटा परमाणु संयंत्र, रावत भाटा परमाणु संयंत्र और कोटा परमाणु संयंत्र, दोनों को एक ही साथ लिख दिए। दोनों कहाँ है? राजस्थान में है। आगे है कलपक्कम परमाणु संयंत्र, कलपक्कम और कुडनकुलम। यह कहाँ है? तमिलनाडु में। तो भारत में कुछ परमाणु संयंत्र स्थान भी है जिससे हम लोग जान गए। सबसे पहले क्या लिखा है? तारापुर। कहाँ है? महाराष्ट्र में। यह भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है। उसके बाद कौन है? ट्राम्बे कहाँ है? महाराष्ट्र में। उसके बाद क्या है? कैगा कहाँ हो गया? कर्नाटक में। नरौरा कहाँ हो गया? उत्तर प्रदेश में। रावत भाटा कहाँ हो गया? राजस्थान में। और कोटा कहाँ हो गया? राजस्थान में। उसके बाद है काकरापारा कहाँ हो गया? गुजरात में। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। कुडनकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में। यह सब क्या है? परमाणु संयंत्र स्थान है कि या परमाणु भट्ठी स्थान ये भारत में है। हाँ, यहाँ पर क्या होता है? विद्युत तैयार किया जाता है। चलिए ठीक, तो आज हम लोग देख लिए क्या चीज? दो हम लोग बम देख लिए। कौन कौन? परमाणु बम, हाइड्रोजन बम। अब एक और बम है, कौन? न्यूट्रॉन बम। तो न्यूट्रॉन बम का आविष्कार भी अमेरिका ही में हुआ, अमेरिका ही किया। हाँ, कब? 1977 में। कब किया था? 1977 में। न्यूट्रॉन बम से क्वेश्चन पूछता है, एक इसकी विशेषता यह है कि यह जीवों को तो क्षति पहुंचाता है लेकिन इमारतों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता। यदि यह बम कहीं गिराया जाता है तो लोगों को या जीव जंतुओं को क्षति पहुंचता है लेकिन इमारतों का कोई क्षति नहीं पहुंचता। ऐसा नहीं होता कि बम गिराने से बड़ा बड़ा बिल्डिंग ध्वस्त हो जाता है। न्यूट्रॉन बम की विशेषता यह है कि इससे इमारतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल प्रभाव पड़ता है सजीवों पर। इसके आविष्कार भी अमेरिका में हुआ था। और कब हुआ था? 1977 ईस्वी में। इससे एक बात और जान लेते कि इसका जो
आकार आकार नहीं, इसका जो रंग होता है चांदी के रंग जैसा होता है, चांदी जैसा सफ़ेद। किस बम का रंग चांदी जैसा सफ़ेद होता है? न्यूट्रॉन बम का। और इसका जो अयस्क होता है वह पिच ब्लाइंड होता है, पिच ब्लाइंड किसका अयस्क है? कौन से बम का? न्यूट्रॉन बम का अयस्क क्या होता है? पिच ब्लाइंड। बस न्यूट्रॉन बम के बारे में इतने जान लेना है कि इसकी खोज अमेरिका किया 1977 में। क्लियर। अब तीनों प्रकार के बम हम लोग देख लिए।